अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे परफॉर्मा इनवॉइस पे कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इनवॉइस क्या होती है। आप में से अक्सर को पता होगा, बल्कि सबको ही पता होता है। रसीद, सिंपल अल्फाज में, उर्दू में अगर हम बात करें। अच्छा, रसीद दो तरह की होती है। एक क्या होती है, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप वहां से जाके कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उससे कहते हैं जी मुझे रसीद दे दें या मुझे इनवॉइस दे दें। वो आपको दे देता है, उसे हम कहते हैं ये इनवॉइस है या रसीद है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है? परफॉर्मा इनवॉइस ये होती है कि आपने किसी से बल्क में कोई चीज खरीदनी है, या बल्क में क्या, आपने कोई एक चीज ही अभी खरीदनी है, खरीदी नहीं है। आपने अली बाबा पे अपने सप्लायर को कहा जी मुझे आपसे अब ये चीज खरीदनी है। आपकी सब चीजें फाइनल हो गई, अली बाबा आप देख चुके, आपने उसमें उससे तय कर लिया, उसका मैसेज आपको आ गया, सब कुछ आपका तय हो गया फाइनल कि हम आपसे ये चीज इतने में खरीदेंगे। अब आप उसे कहते हैं जी मुझे आप परफॉर्मा इनवॉइस भेजें। वो फिर आपको एक इनवॉइस इशू करता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्यों जरूरी है? उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि इस एड्रेस पे डिलीवर होनी है, इस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ है, इस डेट से पहले पहले ऑर्डर मिलना चाहिए, पर यूनिट प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, पहले कितने पैसे देने हैं, बाद में कितने पैसे देने हैं, बैंक अकाउंट क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है। ये सारी चीजें आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस पे लिखी होती हैं। जब आप सप्लायर से मैसेज पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने उससे पूछा कितने की दोगे, उसने कहा जी $2 में दे दूंगा। अब उसके बाद आपकी चैट हो रही है जी अच्छा ठीक है कुछ कम कर लें, वो कहेगा $1.80 में कर लेते हैं। आप उसे कहते हैं थोड़ा सा और निगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं जी कुछ और कम कर दें, वो कहते हैं जी फाइनल $1.5 में दूंगा आपको। आप कहते हैं चले ठीक है। फिर आपकी चैट हो रही है, फिर आप उसे कहते हैं जी अच्छा मुझे कब तक ऑर्डर मिल जाएगा, वो कहते हैं जी प्लान डेट को मिलेगा। फिर आप उससे बात करते जा रहे हैं, आप कहते हैं चलें जी आपका बैंक अकाउंट क्या है, वो अपना बैंक अकाउंट आपको भेज देता है। चैट हो रही है ना आपकी, बीच में और बातें भी हो रही हैं, निगोशिएट भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है मुझे सैंपल भेजो, देखता हूँ करता हूँ, डिफरेंट बातें हो रही हैं। तो अब आप उस पर कहाँ ढूंढेंगे कि आपकी क्या क्या बात हुई है? तो परफॉर्मा इनवॉइस पे आपकी सारी जरूरी बातें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये जरूरी है। अभी आए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस कैसी होती है, उस पर क्या क्या कुछ लिखा होता है। ये इनवॉइस जो हमारे सामने है, इस पे ऊपर हमारे पास आ रहा है कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, ABC XYZ। ये ऊपर ये जहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने कंपनी का नाम आ रहा है। अच्छा, नीचे आ रहा है एड्रेस, कंपनी का एड्रेस जिससे हम चीज खरीदने जा रहे हैं। अब ये एड्रेस के लिए ADD भी लिखा होता है। ये एड्रेस के स्पेलिंग पूरे लिखना जरूरी नहीं है, आपने ये नहीं कहना चाहिए ये ऐड क्या होता है, ये एड्रेस है। और नीचे टेलीफोन नंबर आ रहा है या मोबाइल नंबर, ये, और ये लिखा हुआ है जी परफॉर्मा इनवॉइस है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे डिटेल आ जाती है बायर की, जो खरीदने वाला है। बायर का नाम यहाँ पे आ गया, कोई भी नाम है उसका, ये हमारे पास बायर का नाम आ गया इधर। अच्छा, अब उसके बाद नीचे बायर का एड्रेस है कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट शिप होनी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होगा वहां पे प्रोडक्ट शिप होनी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उनका न्यूयॉर्क में ऑफिस है। अब जो इनवॉइस इशू होगी वो उनके न्यूयॉर्क ऑफिस को इनवॉइस इशू होगी। अब वो कहते हैं ये सामान हमारा आप यूके में भेज दें, यूके में भी हमारा एक ऑफिस है, तो डिलीवरी एड्रेस वो हो जाएगा, लेकिन इनवॉइस पे जो एड्रेस आएगा वो बेसिकली आपकी कंपनी का एड्रेस आता है, आपके ऑफिस का एड्रेस आता है, शिपिंग एड्रेस नहीं आता यहाँ पे। और दोनों सेम भी हो सकते हैं कि आपका न्यूयॉर्क में ऑफिस है, उसी में आपका वेयर हाउस है और वहीं पे आपका सारा काम हो रहा है, तो वो एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, ये एड्रेस आ गया यहाँ पे बायर का, ये जो आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्डर नंबर, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मेलिटी है। ये ऑर्डर नंबर आपने नहीं बताना, ये सप्लायर के पास क्योंकि डिफरेंट लोगों के ऑर्डर्स आए होते हैं ना, तो उसने कोई ना कोई ऑर्डर नंबर देना है आपको, ताकि उसके सिस्टम में उसे पता हो कि ये ऑर्डर किसका है। नाम से तो सप्लायर को याद नहीं होता, हजारों उसके बायर्स होंगे, तो वो ये ऑर्डर नंबर अपने सिस्टम में डालेगा, उसे पता चल जाएगा अच्छा ये फलां बंदे का ऑर्डर है, ये हाफिज अहमद का ऑर्डर है। तो उसे हाफिज अहमद का नाम नहीं याद रहेगा, उसे ऑर्डर नंबर से पता चलेगा ये जो हमारे सामने आ रहा है कि ये किसका ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा इशू डेट भी लिखा हो सकता है, इशू भी लिखा हो सकता है कि किस डेट को ये इनवॉइस इशू हो रही है। अब ये एग्जांपल आ रही है आपके सामने, आपने इसकी डेट्स पे नहीं जाना कि यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है। आगे हमारे पास आ जाता है पोर्ट ऑफ शिपमेंट, यानी कहां से ये शिपमेंट चलेगी। अगर चाइना में है तो हमने एग्जाम्पल ले लिया जी यीवू से निकलेगी, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। अगर पाकिस्तान में सामान है, एक फैसलाबाद में बन रहा है,
तो पोर्ट ऑफ शिपमेंट हम क्या करेंगे, कराची, कि जी कराची पोर्ट से सामान शिप होगा। अब उसके बाद हमारे सामने डिलीवरी डेट आ गई है, ये डिलीवरी डेट आ रही है, और यहाँ पे आ रहा है जी बिफोर, कुछ भी डेट यहाँ पे। और डेट लिखने का भी हर किसी का फॉर्मेट अपना हो सकता है। कोई लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1 जनवरी 2030, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम। अब कोई लिखेगा 1130, कोई लिखेगा 112030, कोई लिखेगा 1 जनवरी 2030, तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, वो लिखता है जी टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट किस तरीके से होगी। हमने कहा जी टीटी लगवाएंगे जी, बैंक के थ्रू यानी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे पेपाल के थ्रू भी हो सकता था, यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको ये बात बार बार बतानी पड़ेगी कि अगर कोई चीज़ पता चल गई, ये ठीक है, नहीं पता चली तो आगे कहीं पे आ जाएगी, उसका एक पूरा टॉपिक होगा। तो आपने किसी चीज़ को देख के ये नहीं भाग जाना कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही, ये वर्ड अजीब अजीब है। कोई भी लफ्ज़ अजीब नहीं है, एक एक लफ्ज़ आपको पूरे कोर्स के दौरान मैं बताऊंगा, पूरा कोर्स में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास आइटम नंबर्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से 2-3 आइटम्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है लिखा, फिर नीचे 2 आएगा, 3 आएगा। हम कह रहे हैं जी हम एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे आइटम नेम के नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, हम रिक्वेस्ट उससे कर रहे हैं मटीरियल की। यहाँ पे मटीरियल भी लिखा हो सकता है ऊपर, रिक्वेस्ट की जगह पे मटीरियल लिखा होगा, अच्छा, या क्वालिटी लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है कि जी हमें ये इसकी क्वालिटी चाहिए, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये हमारे पास आ रही है। आगे हम उसे कहते हैं जी क्वांटिटी का टैब आता है हमारे पास कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। हमने कहा जी हमें 12,500 चाहिए थी। ये परफॉर्मा इनवॉइस आपका सप्लायर आपको बना के भेज रहा है, ये आप नहीं बना रहे। आपकी उससे जो बात हुई थी उसके मुताबिक उसने ये इनवॉइस आपके लिए तैयार की है। तो उसने ये यहाँ पे लिख दिया कि 12,500 यूनिट्स आपको चाहिए। पर यूनिट, पर पीस आपकी उससे प्राइस तय हो गई है 3.57, ये आ रही है हमारे पास $3.57। अब ये आगे टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कैसे होगी, पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे जो भी अमाउंट बन रही है, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये यहाँ पे टोटल में फिर आ गया, क्वांटिटी आ गई, और उसके बाद ये इसकी टोटल प्राइस आ गई। अब हम उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सप्लायर की बैंक डिटेल्स आ रही हैं। इनवॉइस पे बैंक डिटेल्स भी होंगी ना, कि आपने इस अकाउंट में पैसे देने हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट आपकी मिलेगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट, कि 30% डिपॉजिट होगा जो भी अमाउंट बनती है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो बिफोर शिपिंग। लेकिन ये याद रखना है कि शिपिंग से पहले आपने इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन करवा के, प्रोडक्ट को चेक करवा के, किसी भी एजेंट के थ्रू गूगल से मिल जाते हैं, चेक करवा के कि मेरी प्रोडक्ट ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं, $300-400 लगता है। तो जब आप 20-30 हज़ार डॉलर आप या आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसको समझाएंगे कि ये हमने पैसे जरूर लगाने हैं, $200-300-400 है। इंस्पेक्शन करवाएंगे कि प्रोडक्ट कहीं गलत तो नहीं है, और ये काम आपने शिपिंग से पहले करना है। अगर शिप होने के बाद आप कहीं पे जाके इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं होता उसका। अच्छा, हम आगे, ये हमारे पास पेमेंट करेंसी तय हो जाती है आपकी, कि जी आपने यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है, या चाइनीज करेंसी में करनी है, या ब्रिटिश पाउंड में करनी है, या कैनेडियन डॉलर में करनी है, जिस भी कंट्री से ले रहे हैं। अब देखिए हम ले चाइना से रहे हैं, एग्जाम्पल, ये इनवॉइस चाइना से आई है, तो अब चाइना में चाइनीज करेंसी में भी वो पेमेंट ले सकता है, आरएमबी में पेमेंट ले सकता है। आरएमबी चाइनीज करेंसी का नाम है, जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी का नाम पीके आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये करेंसी आ गई, नीचे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। बेनिफिशियरी का मतलब जिसको बेनिफिट हो रहा है, जिसको पैसे जा रहे हैं, वो बेनिफिशियरी होता है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आ जाएगा, नीचे उसका स्विफ्ट कोड हमारे सामने लिखा आ रहा है। जब भी आप इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक स्विफ्ट कोड भी लाजमी यूज होता है। जिस तरह लोकली आप ब्रांच कोड कहते हैं ना, आपने किसी को बैंक अकाउंट में पैसे देने हैं, वो आपको अकाउंट नंबर दे के साथ ब्रांच कोड भी बताता है। इसी तरह स्विफ्ट कोड भी ब्रांच कोड ही होता है, लेकिन ये इंटरनेशनली यूज होता है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेज रहे हैं, तो ब्रांच कोड की जगह पे स्विफ्ट कोड यूज होता है। फिर नीचे बेनिफिशियरी का कंट्री आ रहा है, ये किस कंट्री में है, फिर उसका नाम आ रहा है कि जी उसके कंपनी का नाम क्या है, या उसका अकाउंट जिस नाम पे है उस अकाउंट का नाम क्या है। अब आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कोई भी कि जी ये हम चाइना से ले रहे हैं, बैंक अकाउंट यूएसए में है, कुछ भी है। किसी भी कंपनी का बैंक अकाउंट कहीं भी हो सकता है।
ऐसा होता है कि आप चाइना से सामान लेते हैं, वो कहेगी जी मेरी हांगकांग में भी कंपनी है या मेरी यूएसए में भी कंपनी है, आप मेरे ये यूएसए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। तो ये जरूरी नहीं है जिस कंट्री से ले रहे हैं उसका बैंक अकाउंट वहीं पे हो। हाँ, उसकी कंपनीज डिफरेंट जगहों पे हो सकती है ना, तो वो किसी भी अपने कंपनी अकाउंट में आपसे पैसे लेगा। कंपनी अकाउंट में पैसे लेगा, उसने अपना कंट्री या रीजन बता दिया, बेनिफिशियरी नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, बैंक का नाम आ गया नीचे, ये बेनिफिशियरी बैंक आ रहा है हमारे सामने, बैंक का एड्रेस भी आ गया, बेनिफिशियरी बैंक एड्रेस, और ये राउटिंग नंबर या अकाउंट नंबर, इसको सिंपली आप कह लें अकाउंट नंबर वगैरह आ गया, और ये पेमेंट कोड आ गया। जब आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो डिफरेंट पेमेंट कोड होते हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये भेजेगा। कुछ केसेस में आपको कोड नहीं चाहिए होता, कुछ बैंक ट्रांसफर्स में कहीं पे कोड चाहिए होता है तो होगा, नहीं चाहिए होगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे होगी तो हम ऐड कर देंगे। उसने हमें सारी चीजें यहाँ पे दी होंगी, अकाउंट नंबर अलग से भी हो सकता है, राउटिंग नंबर अलग से हो सकता है, कहीं पे शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर होगा अगर यूके का होगा। अब ये डिफरेंट चीजें जो उसने डिटेल यहाँ पे दी है ये अलग अलग हो सकती है। हर कंट्री के बैंक अकाउंट नंबर के साथ जो चीजें लिंक होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई कहता है जी स्विफ्ट कोड लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ, कोई कहता है राउटिंग नंबर लेके आओ, कोई कहता है शॉर्ट कोड लेके आओ। ये जो भी चीज होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा, आप अपने क्लाइंट को दे देंगे जी इस अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफर कर दें। उस पेमेंट ट्रांसफर करते हुए जो जो चीजें वो पूछ रहा होगा वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। कोई चीज नहीं अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल वो आपको इनवॉइस दे देता है और यूके का बैंक अकाउंट है और शॉर्ट कोड देना भूल जाता है, तो जब आप ट्रांसफर कर रहे होंगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे, वो बैंक आपसे ऑनलाइन कहेगा शॉर्ट कोड लेके आए, तो फिर आप सप्लायर से कहेंगे जी ये शॉर्ट कोड आपका मिसिंग है, वो आपको शॉर्ट कोड भिजवा देगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर नहीं होगी तो कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपने चीजें सारी वेरीफाई जरूर करनी है, नेम वेरीफाई, सब कुछ वेरीफाई करके उसके बाद आपने पेमेंट करवा देनी है।